अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन B6 एंड विटामिन B7। फर्स्ट वी विल गो थ्रू विटामिन B6 which is commonly known as pyridoxine. Vitamin B6 is the term applied to a family of three related pyridine derivatives: the pyridoxine, that is an alcohol, pyridoxal, that is an aldehyde, and pyridoxamine, that is an amino group of pyridoxine, vitamin B6. The active form of pyridoxine is pyridoxal phosphate, PLP. Now we will go through the functions of vitamin B6. So the functions of pyridoxal phosphate, PLP, is that it acts as a coenzyme for many reactions in amino acid metabolism. The first reaction is transamination, in which the amino group is transferred from one group to another. It is catalyzed by aminotransferases, which employ pyridoxal phosphate as the coenzyme. For example, alanine plus alpha ketoglutarate in the presence of enzyme alanine transaminase gives us pyruvate and glutamic acid. The next reaction in which pyridoxal phosphate acts as coenzyme is decarboxylation. All the decarboxylation reactions of amino acid require pyridoxal phosphate as coenzyme, and the active form of pyridoxine is pyridoxal phosphate. So here we can see that PLP is used as coenzyme in all the reactions. The next reaction is sulfur-containing amino acids, in which the PLP plays an important role in methionine and cysteine metabolism. In heme synthesis, alanine amine synthase is a PLP-dependent enzyme, and this is rate-limiting step in heme biosynthesis. So it also takes parts in heme synthesis. Pyridoxal phosphate also takes parts in the production of niacin. That it is required for the synthesis of niacin from tryptophan, that is required for the production of niacin. So pyridoxal phosphate जो है वो ट्रिप्टोफेन को बना रही होती है, ट्रिप्टोफेन आकर नियासिन को बना रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ नियासिन में हमें pyridoxal phosphate चाहिए होता है, यानी इनडायरेक्टली pyridoxine चाहिए होता है. नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में. इसमें आपके पास फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास pyridoxal phosphate चाहिए होता है, और 70% ऑफ द टोटल कंटेंट ऑफ pyridoxal कंटेंट जो है आपके पास बॉडी में मसल्स के अंदर होता है, जो कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट आपके पास डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस हैं कि pyridoxine की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी, अगर pyridoxine नहीं होगा बॉडी के अंदर, कुछ जो सारे pyridoxal phosphate के रिएक्शंस हैं वो पुअरली टेक प्लेस होने के, वो उस तरह नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपके पास बॉडी के अंदर सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन और गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम गाबा कहते हैं, वो सही तरह नहीं बन रहे होंगे. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो जाएंगे B6 की डेफिशिएंसी की वजह से, और चिल्ड्रन के अंदर B6 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्वोल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि गाबा सही तरह नहीं बन रहा होगा तो आपके पास कॉन्वोल्यूशन की कंडीशंस आ जाएगी. और क्योंकि pyridoxal phosphate आपके पास स्फिंगोलिपिड्स के सिंथेसिस में भी काम कर रहा होता है, तो जब B6 डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स और कांस्टेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगा. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं जब हम उस बॉडी में हाई डोजेस ऑफ B6 दें. नेक्स्ट आपके पास डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि B6 की डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर, कि आपके पास ट्रिप्टोफेन का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है. जब ट्रिप्टोफेन का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा तो नियासिन नहीं बन रही होगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्लेग्रा हो जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके. इसके अलावा प्लेग्रा के अलावा और क्या डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं कि हीमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होगी, बॉडी के अंदर जो है वो हीम की सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाएगा हीम की सिंथेसिस ना होने की वजह से, या फिर इम्पेयर्ड एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो भी हो सकता है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है B6 की डेफिशिएंसी की वजह से. नेक्स्ट आपके पास डाइटरी सोर्सेज हैं विटामिन B6 के. हम विटामिन B6 को कहाँ से ले सकते हैं. जो रिच सोर्सेज हैं वो यीस्ट, राइस पॉलिशिंग, व्हीट, जर्म्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, एग मिल्क, मीट, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन ये सब जो है विटामिन B6 की डाइटरी सोर्सेज हैं. और इसकी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये आपके पास 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है 2.5 मिलीग्राम पर डे.
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B7 की कोएंजाइम एक्टिविटी में ये आता है कि बायोटिन एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। जो किस तरह से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा रहा होता है कि बायोटिन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लेता है जो कि नाइट्रोजन और बायोटिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ होता है, और इस रिएक्शन के लिए एनर्जी आ रही होती है ATP से, और जो एक्टिवेटेड कार्बोक्साइल ग्रुप होता है सबस्ट्रेट के पास चला जाता है। आगे हम इसको साइकिल की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि बायोटिन मॉलिक्यूल एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ATP से आ रही होती है। एक्टिवेटेड जो कार्बोक्साइल ग्रुप है जिसको हम कार्बोनिक फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट आउट होके कार्बोक्सी बायोटिन एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के पास और कार्बोक्सिलेज से सबस्ट्रेट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोटिन रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शंस होते हैं कि बायोटिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के रिएक्शंस में भी चाहिए होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा रहा होता है एसिटाइल कोए के साथ, और फिर मेलानाइन कोए बना रहा होता है, और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्शन होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जिसकी रिएक्शन भी है हमारे पास एसिटाइल कोए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP इस मेलानाइन कोए प्लस ATP फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बाकी ये कुछ और भी रिएक्शंस है हमारे पास बायोटिन, जिसमें बायोटिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवा रहा होता है, जैसे कि प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज या प्रोपेनाइल कोए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP मेथेनाइल मेनोलाइन कोए ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे रहा होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो पायरुवेट के साथ कन्वर्ट कर रहा होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ये रिएक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट दे रहा होता है जो कि कैटलिस्ट होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, और ये आपके पास ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे में भी एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेट। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की वजह से हो रही होती है बायोटिन की डेफिशिएंसी, या फिर आयस की सिम्टम्स में हमारे डर्मेटाइटिस, एट्रोफिक लूसाइटिस, हाइपरेस्थीसिया, मसल पेन और एनोरेक्सिया हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। इंजेक्शन बॉडी में दिए जाते हैं अगर हमें इससे कोई भी सिम्टम आ रहा होता है बॉडी पे, तो हमारे पास 100 या 3 मिलीग्राम के इंजेक्शंस बायोटिन के दिए जाते हैं उस पेशेंट को। रिक्वायरमेंट ऑफ बायोटिन हमारी बॉडी को 200 से 300 मिलीग्राम जो है वो डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। बायोटिन किसी सोर्सेज हैं वो हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, इसकी जो एडिक्वेट अमाउंट है उसको बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनएबिक्वसली इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। लिवर, यीस्ट, पीनट और सोयाबीन, मिल्क एंड एग योग इसकी रिच सोर्सेज हैं।